हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम समाधान। आपका हार्दिक स्वागत है एग्जाम समाधान पे। आई एम चेतना सोनी। आज हम सेलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम प्रीवियसली पॉलिटी में क्लासेस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे 18 सेलिएंट फीचर है, 15 हम कर चुके हैं। तो अभी क्या है, हम आगे सेलिएंट फीचर्स जो हमारे पढ़ रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 15th हमारा, सॉरी, 15th हमारा सेलिएंट फीचर है। 14th कर चुके हैं हम। हमने क्या है, 14 सेलिएंट फीचर कर लिए। ये हमारा 15वां सेलिएंट फीचर है और इसका नाम है इमरजेंसी प्रोविजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन की गई चीज़ें हैं, जो सेलिएंट है, जो अलग है, जो अद्भुत है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेलिएंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के जो सबसे ज़्यादा अद्भुत फीचर है वो क्या है। आपको ये चीज़ें पता होगी। अगर नहीं आपने सेलिएंट की फुल फॉर्म, अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो आप एक बार प्रीवियस लेक्चर जाके ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन की, कि इमरजेंसी प्रोविजन किसी कॉन्स्टिट्यूशन में होना कैसे सेलिएंट हो सकता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स इलेबोरेट प्रोविजन टू डील विद देयर चैलेंजेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीजें पहले से हमने लिख रखी है खुद ही, कि हमारे यहाँ पे अगर कुछ गलत होता है तो हमें उसको खुद से कैसे डील करना है, या फिर कुछ एक्सटर्नली भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमें उसको डील कैसे करना है। वो प्रॉपर इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर में वो चीजें लिखी हुई है। मतलब बहुत एक सार से एक समरी है प्रॉपर, कि आपको चीजें कैसे करनी है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं वो क्या लिखा है। दैट पोज थ्रेट टू कंट्रीज सिक्योरिटी एंड यूनिटी नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अब क्या है, जो कि कंट्रीज की सिक्योरिटी और यूनिटी को थ्रेट करे। जहां पे कोई भी हमारे पास, हमने क्या पहले से रिटर्न में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे पास रिटर्न में ऐसी चीजें हैं, अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि हमारे नेशन की सिक्योरिटी और यूनिटी, इन दोनों चीजों को अगर पोज ए थ्रेट का मतलब होता है, पोज ए थ्रेट का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज, एक ऐसी आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसी आने वाली समस्या, ऐसी समस्या पैदा होने वाली हो, या फिर आने वाली पैदा होने वाली समस्या, इन सब समस्याओं से लड़ने के लिए, या फिर इन समस्याओं के दौरान हमें अपना देश कैसे चलाना है, उसके लिए हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है। रिटर्न में हमारे पास क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस है। अब हम देखते हैं इमरजेंसी कितने टाइप की होती है। इमरजेंसी 3 टाइप की होती है। हम देखते हैं पहला इमरजेंसी किस टाइप की होती है, नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी। ये क्या होती है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। अब ये क्या होता है कि कोई बाहर युद्ध चल रहा है, कहीं कोई युद्ध चल रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, हमारे देश में इमरजेंसी लग जाएगी। या फिर कोई बाहर से किसी ने एग्रेशन कर दिया, मतलब कोई किसी ने हम पे वार कर दिया, तो उस टाइम क्या होगा, इमरजेंसी लग जाएगी। या फिर हमारी आर्मी जो है उन्होंने रेबेलियन कर दिया, उन्होंने स्टेट को मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने अपनी, जैसे पाकिस्तान में 1-2 बार हुआ है कि आर्मी रेबेलियन करती है, रेबेल लाइक कुछ ऐसा युद्ध करती है, या फिर आर्मी क्या है, एक डिसकंटिन्यू करना चाहती है गवर्नमेंट के साथ, तो उस टाइम होता है आर्म रेबेलियन। तो इसके दौरान जो इमरजेंसी लगती है उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी। सेकंड हम देखते हैं, ये इस ग्राउंड पे स्टेट स्टेट इमरजेंसी क्या होती है। स्टेट इमरजेंसी होती है ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दी स्टेट। अब देखिए कि स्टेट के अंदर अगर अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर पा रहा है, अगर स्टेट एबल नहीं है कि वो अपने यहाँ पर शांति बनाए रखे, सब चीज़ें करे, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइम क्या होगा, वहाँ पे इमरजेंसी लग जाएगी। वहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन आ जाता है। ठीक है, अब आप देखिए जैसे 1-2 बार जम्मू कश्मीर में तो लगती रहती है, आपको पता होगा, प्रीवियसली बहुत बार लगती थी। आप देखिए, और क्या कह सकते हैं इसको, और कह सकते हैं फेलियर ऑफ कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ सेंटर। जैसे जैसे सेंटर ने गाइड किया है वैसे अगर वो स्टेट काम नहीं कर पा रहा है, तब भी वहां पे इमरजेंसी लगती है। अब हम थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कैसे लगती है, अब ये जो स्टेट इमरजेंसी है ना, ये हमारी आर्टिकल 356 में मेंशन है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब जैसे श्रीलंका में आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि वहाँ पे ऐसा सुनने में आया था कि वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वहाँ पे लोग भूख मर रहे हैं। पाकिस्तान में भी ये भी आप देखिए, वहाँ पे क्या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है वो कंट्री। वहाँ पे क्या हो रहा है कि फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर ऐसा हमारे देश में या किसी भी देश में ऐसा होता है, तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियली डिसेबिलिटी और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का खंडित होना। ठीक है, और अगर क्रेडिट और या फिर हमारे ऊपर क्या कर्जा हो जाए बहुत ज़्यादा, उस टाइम भी हमारे क्या हो जाता है कि
इमरजेंसी लग जाती है। और ये किस आर्टिकल के तहत लगती है? आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 क्या है? स्टेट इमरजेंसी। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। आशा करती हूँ आपको इमरजेंसी क्या होती है, नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, इमरजेंसी कैसे लगती है, ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। इमरजेंसी में क्या होता है कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट है उनको कर्टेल किया जाता है, रिपील किया जाता है, एक्सेप्ट 2 राइट जो 20 और 21 है, आपको मैंने पहले भी बताया था जब हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा था। आशा करती हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ आई होगी। कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप मेंशन कर दीजिए कभी भी कमेंट सेक्शन में, आपको क्या है एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कम्प्लीटली। और आप एग्जाम समाधान को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि अब हम एक नया बैच लेकर आ रहे हैं CHSL का। वहाँ पे आपको डेली कंटिन्यू क्लासेस मिलेगी सारे सब्जेक्ट्स की, सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। थैंक यू सो मच।